Hello everyone, welcome back and good evening. I hope all of you are doing good. So, are you people enjoying the previous lectures? Yeah, okay. So, good evening once again, a very good evening and welcome back to the class. तो अब हम पहुंच गए हैं अपने लेक्चर 7 पे। तो पहले हम देखते हैं कि हमने लेक्चर 6 में क्या क्या कवर किया था और जो कुछ थ्योरम्स और स्टेटमेंट्स हैं उनको तो हम करेंगे ही। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके आज हम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। लाइक एक दो पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास कोई सीक्वेंस है उसको हम कैसे देखते हैं कि वो मोनोटोनिक है, बाउंडेड है, एंड देन फाइनली वी कंक्लूड कि वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, सो टुडे वी विल डू दैट पर्टिकुलर थिंग। सो लेट्स प्रोसीड. एंड या ऑल दोज पीपल हु आर हैविंग डाउट्स दे आर आस्किंग मी, तो उसको मैंने उनको कमेंट में पूछ रहे हैं तो वहीं आंसर कर दिया, टेलीग्राम पे पूछ रहे हैं तो वहाँ आंसर कर रही हूँ। और लास्ट क्लास में मैंने एक प्रूफ दिया था, ठीक है, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि कोई भी प्रूफ शेयर नहीं कर रहा है। हमारा जो डिस्कशन वाला ग्रुप है, आई हैव टोल्ड यू पीपल कि जो भी होमवर्क मिलेगा, जो कुछ भी मैं आपको करने को दूंगी, all of you have to share that particular thing on that group so that I see कि आप लोग कर क्या रहे हो, कोई मिस्टेक है तो I can tell you over there। ठीक है, तो अगर आप जो भी मैं दे रही हूँ करने को होमवर्क, if you are sharing it there, it would be good for you. If there is any mistake, you will get to know, okay, what mistake I am doing. Okay, so that's beneficial for you as well as for other students, those who are not able to prove them or any question। जैसे आज से मैं आपको कुछ questions भी देना स्टार्ट करूंगी एंड उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। सो इट्स बेटर दैट यू शेयर दोज आंसर्स रिलेटेड टू दोज क्वेश्चंस ऑन द ग्रुप इटसेल्फ सो दैट everybody is aware of what is going on in the class, and if somebody doesn't get to know about the answer, he or she can take help from your solution. Okay, chalo, so let's proceed with our today's lecture number 7. But before starting our class, we always do a quick recap of what we did in our previous classes. So let's proceed. So in our last class, we have done a theorem which says every convergent sequence is bounded, and we have also done the proof for this theorem. तो यानी कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होगी वो हमारे पास बाउंडेड होगी, और मैंने आपको ऐसा भी बोला था कि ये जो है हमारे पास वो क्या है, एक नेसेसरी कंडीशन है। यानी अगर सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है और वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है, राइट। लेकिन अगर हमारे पास सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड नहीं है तो आप सीधे कह सकते हो दिस इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस, यानी कि वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है, देन वी हैव डन फ्यू मोर थ्योरम्स, जिसमें से पहली थ्योरम ये कहती थी कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है विच इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव, देन इट कन्वर्जेस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो ये जो थ्योरम थी वो सिर्फ ये नहीं कहती है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, बट इट एक्चुअली टेल्स यू द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, दैट मीन्स इट कन्वर्जेस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। In a similar way, every monotonically decreasing sequence which is bounded below converges to its greatest to lower bound. Okay, and this was the theorem which I gave all of you to prove and send it in the telegram group, which was a discussion group for all of you. ठीक है, तो आई थिंक किसी ने भी शेयर नहीं किया है, तो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैंने हिंट आपको ऑलरेडी दे दिया था कि राइट द प्रूफ एंड प्लीज सेंड इट इन द डिस्कशन ग्रुप सो दैट आई कैन सी। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि हमारे आईटी जैम के सिलेबस में ऑसिलेटरी को भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस ही कंसीडर किया गया है। तो फॉर अस वी हैव ओनली टू कैटेगरीज, इधर इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है, बट इन सम बुक्स यू विल सी द कैटेगराइजेशन हैज बीन डन इन 3 पार्ट्स, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी, बट वी आर कंसीडरिंग द ऑसिलेटरी सीक्वेंसेज ऑल्सो एज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस बुक्स में आप देखोगे तो प्लस इन्फिनिटी पे जो जाती है या माइनस इन्फिनिटी पे जाती है उसको हम डाइवर्जेंट बोलते हैं। ठीक है, और ऑसिलेटरी की क्या डेफिनेशन दी होती है कि इट इज नीदर गोइंग टू बी अ फाइनाइट वैल्यू और प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, देन इट इज ऑसिलेटरी, विच उसका नाम भी खुद कह रहा है कि ऑसिलेट करती है किन्हीं रियल नंबर्स के बीच में। ठीक है, इन शॉर्ट, सो दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू कंसिडर एज द केस ऑफ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, देन कुछ लोगों ने टेलीग्राम पे पूछा था कि मैम नल सीक्वेंस क्या होता है, प्लीज डिफाइन। सो इन लास्ट क्लासेस आई हैव टोल्ड यू दैट null sequence is a sequence which converges to 0 और null sequence is a sequence which has limit as equal to 0। ठीक है, तो ये कुछ
बेसिक सी चीज़ें थी जो हमने अपनी लास्ट क्लास में कवर करी थी। तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो क्लियर हों आपको। और अब हम जो है वो प्रोसीड करेंगे आज की क्लास के लिए, जिसमें पहले मैं आपको कुछ थ्योरम्स लिखूंगी जिनको आप एज अ स्टेटमेंट भी ले सकते हो। एंड इनका प्रूफ बहुत सिंपल है, इनको हम प्रूफ नहीं करेंगे, आपको ऑलरेडी पता होंगी, सिंपल सी चीज़ें हैं। तो मैं बस लिखूंगी एंड देन आज का जो एजेंडा है, वी विल डू फ्यू क्वेश्चंस विच आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट, कंप्लीटली बेस्ड ऑन द होल एग्जाम्पल वेयर विल डू बाउंडेडनेस, मोनोटोनिसिटी एंड कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑल टुगेदर। ठीक है? So anyone, if you have any problem, please let us know, we would be glad to help you. ठीक है? तो पहला हमारे पास थ्योरम, जिसको आप एज अ स्टेटमेंट भी कंसीडर कर सकते हो इफ यू वांट, वो ये कहता है कि इफ अ sequence an diverges to where it diverges to plus infinity. ठीक है? तो हमारे पास इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर वो डाइवर्ज कर रही है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो 100% श्योर है कि वो सीक्वेंस जो होगी वो बाउंडेड अबव तो नहीं होगी। ठीक है? तो हम सीक्वेंस an के बारे में क्या कह सकते हैं कि सीक्वेंस an इज व्हाट, दिस इज अनबाउंडेड अबव। ठीक है? दिस इज अनबाउंडेड अबव। और ये जो सीक्वेंस होगी ये हमारे पास बाउंडेड बिलो होगी फॉर श्योर। ठीक है? तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, सीक्वेंस an इज, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, सीक्वेंस an इज बाउंडेड बिलो, इट इज बाउंडेड बिलो बट अनबाउंडेड अबव। ठीक है? क्योंकि ये यूजुअली ऐसी सीक्वेंस जो होगी, आप कह सकते हो 99% केसेस में कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी, इसको एक अपर बाउंड नहीं मिलेगा, दैट इज वाई इट इज कन्वर्जिंग टू प्लस इन्फिनिटी। सेकेंड हमारे पास क्या है कि इफ अ सीक्वेंस an diverges to where it diverges to minus infinity, then you can say the sequence an is, ये अब हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड अबव तो होगी बट ये बाउंडेड बिलो नहीं होगी। ठीक है? बट दिस इज अनबाउंडेड बिलो। तो ये आपको जो हमने डाइवर्जेंस के, मैंने आपको कुछ एक लाइक काइंड ऑफ एक स्टेटमेंट दिया था लास्ट क्लास में, है ना, कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो एक पॉजिटिव इंटीजर k एग्जिस्ट करेगा। ठीक है? फॉर विच दिस हैपेंस, ऑल दैट स्टोरी। तो आप उसकी हेल्प से ये प्रूफ कर सकते हो। ठीक है? बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्वाइट सिंपल, यू कैन डू इट। तो अगर नहीं होता है यू कैन लेट मी नो, मैं इसका प्रूफ जो है वो खुद लिख दूंगी, बट आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज आप ऐसा करो। अब जैसे हमने हमेशा थ्योरम कोई भी लिखी है तो उसके कन्वर्स पार्ट पे जरूर डिस्कशन किया है, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू डिस्कस अबाउट द कन्वर्स पार्ट ऑफ बोथ दीज थ्योरम्स। ठीक है? तो कन्वर्स पार्ट इन दोनों ही थ्योरम्स का सही नहीं है, लाइक वो होल्ड नहीं करेगा। तो लेट मी राइट डाउन फॉर यू, कन्वर्स ऑफ दीज थ्योरम्स इज नॉट ट्रू। ठीक है? कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। और वो हम एग्जाम्पल के थ्रू दिखाएंगे कि कैसे नहीं है। तो सपोज करो, मतलब क्या है कि अगर एक सीक्वेंस जो है वो अनबाउंडेड अबव है, तो क्या वो सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगा और बाउंडेड बिलो होगा, है ना? ऐसा कहना चाहता है हमारे पास थ्योरम का कन्वर्स पार्ट। तो अगर सपोज करो एक सीक्वेंस में लेती हूँ an, और उस सीक्वेंस को हम, जैसे हमने भी कुछ दिन पहले सीक्वेंस के टर्म्स को कुछ अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करी थी ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सीक्वेंस an है जहाँ पे जो टर्म्स है सीक्वेंस के वो कैसे हैं, सपोज करो हम यहाँ n ले लेते, जब हमारे पास n कैसा है, एक इवन नेचुरल नंबर है, और 1/n ले लेते हैं जब हमारे पास n कैसा है, ऑड है। ठीक है? तो अब आप जरा ध्यान से देखो, सीक्वेंस को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो अनबाउंडेड अबव ही है। कैसे? सीक्वेंस में पहला एलिमेंट देखो, वो क्या आएगा, 1 आएगा, इंडेक्स ऑड है तो 1/1 1 होगा, 2 है तो 2 आया, 3 ऑड हो गया तो 1/3 आया, 4 इवन हो गया तो 4 ही रहेगा, 5 ऑड तो 1/5, है ना, 6 देन 1/7, 8 1/9, ऐसे करके हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो आते जाएंगे। तो कैन यू सी
कि इस सीक्वेंस में ये सीक्वेंस जो है ये अनबाउंडेड अबव है फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि आप देखो ये जो इवन नंबर पे एलिमेंट मिल रहा है हमको, ये हमेशा बढ़ता ही जा रहा है ना। अगर आप बोलोगे कि नहीं हम इस नंबर से बाउंड कर देंगे, सपोज कोई कहता है कि नहीं 1000 आएगा उससे हम बाउंड कर देंगे, तो मैं आपको क्या करूंगी 1002 इंडेक्स पे एक एलिमेंट प्रोवाइड कर दूंगी जो उससे बड़ा होगा। तो फिर वो अपर बाउंड हुआ ही नहीं, क्योंकि उससे बड़ा एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग द सीक्वेंस इज व्हाट, द सीक्वेंस इज अनबाउंडेड अबव। लेकिन अगर हम बात करें कि ये सीक्वेंस क्या प्लस इंफिनिटी पे डाइवर्ज कर रही है, नो वी कैन नॉट से दिस। ठीक है, तो सीक्वेंस जो है वो हमारे पास कैसी है, दिस इज बाउंडेड बिलो बाय 0 एंड अनबाउंडेड अबव। ठीक है, सीक्वेंस जो है वो आप 0 से बाउंड कर सकते हो इसको, क्योंकि 1/3 1/5 1/7 एलिमेंट्स आ रहा है, तो यू कैन से दैट दिस इज बाउंडेड बिलो बाय 0 एंड व्हाट हैपेंस, दिस इज अनबाउंडेड अबव। बट अगर आप देखोगे तो ये जो सीक्वेंस an है हमारा, इट डज नॉट डाइवर्ज टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। उसी तरीके से देखो एक और एग्जाम्पल ले लो, इसी जैसा सेम एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पे an को हम क्या दिखा सकते हैं, -n ले लो जब n की वैल्यू कैसी है, इवन है, और माइनस का 1/n ले लो जब n हमारा कैसा है, ऑड है। ठीक, तो उस केस में सीक्वेंस an हमारे पास क्या बनेगा, अब देखो -1, ठीक है, देन -2, -1/3, -4, -1/5, -6, -1/7, -8, -1/9, -10 एंड सो ऑन। तो अब अगर आप देखोगे तो रियल लाइन में जो नंबर्स हैं वो इस साइड आ रहे हैं आपके, है ना। दिस इज -1, दिस इज -2, देन यहाँ पे आपको देखो -4, -6 ऐसा मिलेगा, और फिर 0 से लेकर -1 के बीच में आपको एलिमेंट मिल रहा है, -0.3, -0.2, है ना। यू आर गेटिंग दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स हियर। तो कैन यू सी कि ये जो सीक्वेंस है मेरे पास वो कैसा है, बाउंडेड अबव है, या दिस इज बाउंडेड अबव बाय 0। लेकिन अगर आप जो इवन इंडेक्सिंग पे जो एलिमेंट्स है उनको देखो तो वो इधर की तरफ अप्रोच करते जा रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि दिस इज बाउंडेड बिलो, नो, दिस इज बाउंडेड अबव बाय 0 एंड अनबाउंडेड बिलो। और अनबाउंडेड बिलो है तो सीक्वेंस का कन्वर्स पार्ट क्या कहता है कि सीक्वेंस an जो है वो -इंफिनिटी पे डाइवर्ज करेगी, बट दिस इज नॉट डाइवर्जिंग टू -इंफिनिटी, क्योंकि हमको इस वाले टर्म को भी देखना है और इस वाले टर्म को भी देखना है। ठीक, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट कन्वर्स ऑफ दीज टू थ्योरम्स नीड नॉट टू बी ट्रू। हो भी सकता है कुछ एग्जाम्पल्स में एंड कुछ एग्जाम्पल्स में नहीं भी हो सकता है। ठीक है, होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ 2 थ्योरम्स थी। अब हमारे पास 1-2 स्टेटमेंट और है एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स द एग्जाम्पल्स। ठीक, और ये भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारे लोगों को पता होगा और आप डायरेक्ट इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, अपने एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन देखो। तो पहला पार्ट क्या कहता है कि एवरी monotonically increasing sequence which is not bounded above, या आप ऐसा लिख सकते हो which is unbounded above, what happens to such kind of sequence, it always diverges to plus infinity, है ना। आई होप बहुत सिंपल है समझने के लिए। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है मतलब सीक्वेंस जो है वो के जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा बढ़ते ही जा रहे हैं, और वो अनबाउंडेड अबव है मतलब आप किसी भी एलिमेंट से बाउंड नहीं कर सकते हो। तो रियल लाइन पे अगर देखोगे तो वो कहाँ जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहे हैं, तो वहां पे क्या कर जाएंगे, वो डाइवर्ज कर जाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास डिक्रीजिंग के लिए, अब आप खुद बता सकते हो, लिखो कमेंट सेक्शन में क्या होगा। एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और वो कैसी होगी, विच इज अनबाउंडेड बिलो। ठीक है, विच इज अनबाउंडेड बिलो, जिसका हमने अभी एक केस भी देखा, तो वो कहाँ जाएगा, ऑलवेज इट डाइवर्जेस टू -इंफिनिटी। अगर हम समझने की कोशिश करें एलिमेंट जो हैं वो कैसे हैं,
डिक्रीजिंग है, मतलब अगर हमारे पास जो A1 है वो यहाँ है तो A2 यहाँ होगा, A3 यहाँ होगा, A4 यहाँ होगा। और सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, मतलब एलिमेंट्स इसी ऑर्डर में हमको मिल रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे कोई बाउंड नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि A1 तो क्या हो जाएगा, उसका अपर बाउंड हो जाएगा, लेकिन अनबाउंडेड बिलो दे रखा है, मतलब यहाँ पे किसी एलिमेंट से बाउंड नहीं कर रहे हो, वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ एलिमेंट्स अप्रोच कर रहे हैं। दैट इज वाई आई एम सेइंग दैट द सीक्वेंस डाइवर्जेस टू वेयर, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अगेन एज आई सेड, प्रूफ बहुत आसान है। जो चीज मैंने आपको लिखी थी लास्ट क्लासेस में, अगर आप उनको ध्यान में रखोगे तो यू वुड बी एबल टू राइट डाउन द प्रूफ ऑल्सो, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका प्रूफ जो है वो दे सकते हो, या देखो मैं फर्स्ट वाले का आपको एक करके दे देती हूँ, सेकंड वाले का आप खुद प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि हम प्रूफ जो है वो नहीं लिख रहे हैं, समझने के लिए आई एम राइटिंग फॉर यू, ठीक। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो देखो हमने क्या बोला है कि an जो है कोई सीक्वेंस होगी जो कैसी होगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी एंड अनबाउंडेड अबव होगी। तो मान लो कि मेरे पास an एक सीक्वेंस है जो कि कैसे है, विच इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक। एंड सेकेंड चीज क्या होगी हमारे पास, सेकेंड चीज ये होगी कि ये जो सीक्वेंस होगी ये अनबाउंडेड अबव होगी, ऐसा तो दे ही रखा है। तब हमको क्या प्रूफ करना है कि ये प्लस इंफिनिटी की तरफ क्या करेगा, अप्रोच करेगा। अब देखो अगर हमारे पास जो सीक्वेंस है वो अनबाउंडेड अबव है, तो मैं अगर आपको कोई भी नंबर दे दूं, ठीक है, फॉर एनी गिवन के, जो कि मैंने आपको कल ही लिखवाया था, फॉर एनी गिवन नंबर के विच इज ग्रेटर देन 0, कितना भी बड़ा दे दो, ठीक है, हाउएवर लार्ज नंबर दिस के इज, उसके करेस्पॉन्डिंग हमेशा एक नेचुरल नंबर एक्स सॉरी m एग्जिस्ट करेगा, सच दैट क्या हो, वो नंबर उस के से बड़ा। तभी तो हम बोल रहे हैं कि सीक्वेंस जो है वो अनबाउंडेड अब है। क्यों, क्योंकि मैं आपको अगर एक नंबर दूंगी तो आप बोलोगे नहीं, अगर मैं बोलती हूँ कि चलो सपोज के जो है वो अपर बाउंड है मेरे पास, और सीक्वेंस अनबाउंडेड है, तो हमेशा सीक्वेंस में उससे एक बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो आप प्रोवाइड कर दोगे। क्यों, क्योंकि वो अनबाउंडेड है, कोई भी नंबर उस अपर बाउंड बन ही नहीं सकता सीक्वेंस का, ठीक। अब एक और चीज दी है कि क्या, सीक्वेंस an जो है, यहाँ हमने देखो बाउंडेडनेस जो अनबाउंडेड अबव दे रखा है वो यूज किया है, ठीक। अब हम यूज करने वाले हैं मोनोटोनिसिटी, ठीक। तो क्या बोला है, इंक्रीजिंग जो नेचर दिया है सीक्वेंस का वो यूज करेंगे कि सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो मेरे पास an होगा वो कैसा होने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू am होगा ग्रेटर देन के, या सपोज एक दूसरे तरीके से मैं लिखती हूँ, m और n वाले में रिलेशन लिख रही हूं, तो जो am होगा मेरे पास वो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू an होगा कि नहीं होगा, फॉर ऑल m लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि सीक्वेंस जो है मेरे पास वो कैसी है, सीक्वेंस इंक्रीजिंग है। तो जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनका मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा, और am जो है वो हमने क्या लिखा है, am इज ग्रेटर देन k, तो ये लिख दिया हमने, ठीक। अब जरा इन दोनों को कनेक्ट करो, तो क्या लिखोगे कि जो k है दैट इज व्हाट, लेस देन an फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, यही तो हमने भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, तो जो an है वो ग्रेटर देन k होगा। तो उससे क्या हमें पता लगा, देखो जरा इस लाइन से, कैन वी कंक्लूड समथिंग कि जो m वाला इंडेक्स होगा, ठीक है, जो m वाला इंडेक्स होगा यहाँ पे, उसके बाद से जितने भी एलिमेंट्स होंगे, am होगा, है ना, am+1 होगा, ये सब इस k से कैसे होंगे, बड़े होंगे। और अगर ऐसा होता जा रहा है तो जो, अगर हम देखेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an कहाँ पहुंच जाएगा, ऑब्वियसली लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जो हमारा an है वो कहाँ पहुंच रहा होगा, इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। That is why I am saying that the sequence an diverges to plus infinity, कब, जब हमारा सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो एंड अनबाउंडेड अबव हो, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। तो मैंने आपको पहला कर दिया है, दूसरा आप कर सकते हो, ये मैंने आपको बस एक बताया कि हम कैसे प्रूफ करते हैं। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट का आप प्रूफ नहीं भी समझते हो देन ऑल्सो इट इज कंप्लीटली फाइन,
देर इज नो प्रॉब्लम कि आपको अगर प्रूफ समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो या ऐसा कुछ नहीं, ठीक। अब देखो हम एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, कभी कभी कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो हम पहले वो देख लेते हैं एंड देन प्रोसीड करते हैं, ठीक। सबको वो डेफिनेशन याद है लिमिट ऑफ द सीक्वेंस को, जब हमने कनेक्ट किया था कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस है ना। क्या कहा था हमने कि सीक्वेंस an जो है वो कन्वर्जेस टू l बोले, या फिर हम ऐसा बोले l इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस an, ठीक है। l इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस an बोले। इन दोनों का यही मतलब था कि फॉर ऑल अपसाइलन ग्रेटर देन 0 देर मस्ट एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n नॉट such that what happens, which obviously depends on epsilon, mod an minus l is less than epsilon for all n greater than equals to n, है ना। ये हमने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो उसी डेफिनेशन के बेस पे देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, समटाइम्स दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन आल्सो बी फ्रेम्ड इन एग्जाम, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक सीक्वेंस दी हुई है an, ठीक है, जिसका जो nth टर्म है वो कुछ दे रखा है 1 + -1 की पावर n बाय 2n। और अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है लीस्ट पॉजिटिव, ठीक है, फाइंड करना है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n नॉट such that what happens, mod an minus 1 is less than 1 by 10 raised to the power 3 for all n greater than n naught। तो देखो इट्स काइंड ऑफ अ डेफिनेशन जैसा अपना नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो हमने डेफिनेशन लिखी है कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस की या लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की, वैसे ही कुछ है। an एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म ऐसा बोला है, तो बोल रहे हैं कि एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n नॉट की वैल्यू बताओ जिसके लिए क्या हो रहा है, मॉड an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। तो इट्स काइंड ऑफ दैट डेफिनेशन होगी, तो हमें वो n नॉट की वैल्यू जो है वो पता करनी है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोसीड कर सकते हैं। तो मॉड an माइनस 1 को लेके चलेंगे, मॉड an माइनस 1 लेस देन 1 बाई 10 रेज टू द पावर 3, ठीक। तो आपके पास an की वैल्यू क्या दी है, 1 + -1 रेज टू द पावर n बाई 2n माइनस का 1 लेस देन 1 बाई 10 रेज टू द पावर 3। तो फाइनली क्या बचेगा, 1 कैंसिल आउट होने के बाद ऐसा कुछ बचा। अब आपको पता है मॉडुलस वैल्यू है तो -1 की पावर n जो है वो तो 1 ही बन जाएगा, तो 1/2n जो है वो सिंपली 1/10 रेज टू द पावर 3 बनेगा। अब आगे देखो, तो 1/n की वैल्यू लेस देन 2/10 रेज टू द पावर 3 हो गई, तो आपका जो n है वो क्या बना, ग्रेटर देन 10 रेज टू द पावर 3/2 बन गया। तो अब अगर ये आप देखोगे तो ये कितना बनेगा, हमारे पास 500 बनेगा, ठीक है, क्योंकि 1000/2 इज नथिंग बट 500। तो ये कंडीशन से अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करो, कौन से कंडीशन से, कि n ग्रेटर देन n नॉट एंड n ग्रेटर देन व्हाट, n ग्रेटर देन 500, तो क्या आप वो n नॉट की वैल्यू बता पाए हो? यस, फ्रॉम हियर वी सेड दैट n naught is nothing but 500. So the least positive integer n naught for which mod an minus 1 is less than 1 by 10 raised to the power 3 for all n greater than n naught is nothing but 500, ठीक है। So this was our question कि अगर मैं n naught की वैल्यू को 500 ले लेती हूं तो ये वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी, ठीक। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूं, and I am now going to see how many of you have done this or not in Telegram group। जो डिस्कशन वाला टेलीग्राम ग्रुप है वहां से आपको मैं देखूंगी कितने लोगों ने सोल्यूशन सेंड किया है, एंड आई विल डेफिनेटली going to appreciate those students who are taking the live classes and who are just doing all the homework and posting it in the group, ठीक है, and they are making themselves involved in the course। I'll really appreciate them। तो ये होमवर्क आपको वहां पे शेयर करना है, एंड इफ देयर वुड बी एनी मिस्टेक इन द आंसर आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक। तो क्वेश्चन नोट कर लो सारे लोग। सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि हमारे पास इफ bn कोई सीक्वेंस था जिसका nth टर्म bn को हमने डिफाइन किया है 2 + -1 रेज टू द पावर n बाई n, तो आपको फाइंड करना है
फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, है ना, या फिर आप लीस्ट नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, एंड नॉट सच दैट व्हाट हैपेंस मॉड bn minus 2 is less than 1 by 10 raised to the power 4 for all n greater than n naught. ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन वन मोर टाइम, 10 raised to the power 4 है. ठीक है, तो आप इसका आंसर जो है वो टेलीग्राम पे पूरा सोल्यूशन लिखोगे, इनफैक्ट सोल्यूशन के साथ सेंड करोगे. ठीक, तो अब हम प्रोसीड करते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें आज हम एक पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. लाइक उसमें हम मोनोटोनिसिटी भी चेक करेंगे, बाउंडेडनेस भी चेक करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड कि ओके हम अपना थ्योरम लगाएंगे कि एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव सीक्वेंस कन्वर्जेस टू इट्स LUB. ठीक, एंड द एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड बिलो कन्वर्जेस टू इट्स GLB. तो अब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो पूरा जो क्वेश्चन है उस पे हम काम करेंगे एंड देखते हैं क्या होता है. ठीक है, तो रेडी हो सारे लोग? ओके, सो हियर स्टार्ट्स आवर क्वेश्चन नंबर 1. और एक बार हम ये क्वेश्चंस कर लें, देन वी आर गुड टू गो विद PYQs. डोंट वरी, हम इस लाइक सीक्वेंस फिनिश करके हम कुछ PYQs करेंगे एंड देन वील स्टार्ट विद सीरीज. क्योंकि ये कोर्स थोड़ा सा लंबा है तो हमको लाइक टाइम लगेगा. अभी हम ये क्वेश्चंस करने के बाद कुछ स्टेटमेंट है हमारे पास, लाइक अगर सीक्वेंस AN A पे कन्वर्ज करती है तो मॉड AN मॉड A पे जाएगी. अगर सीक्वेंस AN A पे कन्वर्ज कर रहा है वेयर AN इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, तो A भी ग्रेटर देन 0 होगा. तो अभी ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम प्रूव करेंगे. ठीक है, डोंट वरी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन, फुल क्वेश्चंस. सपोज करो हमारे पास जो AN है, ठीक है, वो क्या दिया हुआ है, n/n² प्लस 1 दिया हुआ है. ठीक है, और अब हमें क्या करना है, हमें इसका कन्वर्जेंस जो है वो चेक करना है. क्वेश्चन इज चेक द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस AN. ठीक है, तो ये रहा कन्वर्जेंस चेक करना है. तो अब देखो, आपको थ्योरम पता है और आपने अब तक जितना पढ़ा है आपको ये बात समझ आ गई है कि अगर मुझे किसी भी सीक्वेंस को चेक करना है वेदर दिस इज कन्वर्जेंट और नॉट, तो हमें दो चीजें तो करनी ही करनी है ना. एक तो हमें बाउंडेडनेस चेक करनी है और दूसरा हमें मोनोटोनिसिटी चेक करनी है. अब लेकिन देखो यहाँ पे एक होता है ना कि थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करोगे तो आप जल्दी अपने सोल्यूशन के पास पहुंच जाओगे. और ऐसा क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि आपको एक चीज पता है, और वो चीज क्या है, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको. यस, वो चीज क्या है कि आप सबसे पहले प्रोसीड करो उसका मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए या बाउंडेडनेस चेक करने के लिए. क्या चेक करें हम? ठीक है, तो सिंपल सी बात हमारे पास इतनी है कि अगर हम सीक्वेंस को पहले चेक कर लें, ठीक है, पहले स्टेप पे, कि वो अगर बाउंडेड है. मैं एक क्या करती हूँ, फ्लो चार्ट बना देती हूँ. ठीक है, सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड और नॉट. ठीक है, अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड होगा तो फिर आप क्या चेक करोगे, मोनोटोनिसिटी चेक करोगे. क्योंकि अभी आपने देखा कि बाउंडेडनेस जो है वो क्या है हमारे पास, वो एक नेसेसरी कंडीशन है. उसके बाद यानी अगर वो बाउंडेड है तो वो मोनोटोनिसिटी चेक करोगे आप, तो ही आप बोल सकते हो. लेकिन अगर वो बाउंडेड नहीं है तो आप सीधे कन्वर्जेंट नेचर जो है सीक्वेंस का उस पर आंसर कर सकते हो ना कि सीक्वेंस AN इज नॉट कन्वर्जेंट. सिंपल सी बात है. तो ये फायदा होगा अगर आप इस वाले प्रोसेस को फॉलो करते हो. अगर जो बच्चे पहले मोनोटोनिसिटी फॉलो करेंगे तो मोनोटोनिसिटी अगर निकल भी आई तो बाउंडेडनेस तो चेक करना ही पड़ेगा ना, उसके बिना तो आंसर नहीं कर सकते हो. तो पहले बाउंडेडनेस चेक करो, क्योंकि वो नेसेसरी कंडीशन. अगर बाउंडेड नहीं हुआ तो मोनोटोनिसिटी चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कह दो कि N कन्वर्जेंट है. और फिर अगर मोनोटोनिसिटी निकलती है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. अगर इंक्रीजिंग के साथ साथ यहां से हमको क्या मिलता है कि बाउंडेड अबव है, तो हम क्या कह देंगे इस वाले के साथ में कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कहाँ कर रहा है, अपने LUB पे.
और अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग है और उसके साथ में क्या है, बाउंडेड बिलो है, तो आप क्या कह दोगे कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है अपने GLB पे। ठीक है, तो ये प्रोसेस फॉलो करो, देन इट वुड बी वेरी इजी कि कोई भी नया क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसको टैकल कर लो। और इतना जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो यू विल गेट एन आइडिया ओके हाउ टू प्रोसीड लुकिंग एट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले क्वेश्चन के मोनोटोनिसिटी या बाउंडेडनेस चेक करने के लिए हमने ऑलरेडी बहुत सारे तरीके सीखे थे, याद है सबको। हमने ऐसी सीक्वेंसेस का जो बाउंडेड नेचर है वो चेक करने के लिए हमने प्रोसीड किया हुआ है। ठीक है, हमने जब हमने बाउंडेडनेस पढ़ा था तो हमने देखा था हम इसे कैसे क्या चेक कर सकते हैं कि ये बाउंडेड है या नहीं। ठीक, ओके, तो कुछ लोग कह रहे हैं मोनोटोनिसिटी से भी हम प्रोसीड कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अगर सीक्वेंस an है, ठीक है, और आपने क्या चेक कर लिया, मोनोटोनिसिटी चेक कर लिया, उसमें भी एक फायदा ही है। ठीक है, अगर आप इससे भी प्रोसीड करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे? मोनोटोनिसिटी से अगर आप प्रोसीड करोगे तो अगर आपने पता लगाया, ठीक, क्या अगर आपने पता लगाया कि वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो बाउंडेडनेस में अब आपको सिर्फ क्या चेक करना पड़ेगा, देखो अब आपको सिर्फ चेक करना पड़ेगा बाउंडेड बिलो है क्या, क्योंकि क्या हो गया, डिक्रीजिंग तो है ही और बाउंडेड बिलो हो गया, तो कहाँ कन्वर्ज कर जाएगा, वो कन्वर्ज कर जाएगा अपने GLB पे। ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे। और अगर ऐसा ना हो कि कैसे क्या निकलता है कि सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो यानी आपको दो चीजें नहीं चेक करनी पड़ेंगी। दो चीजों का मतलब कि बाउंडेड अबव भी देख रहे हो, बाउंडेड बिलो भी, डिपेंडिंग ऑन कैसी मोनोटोनिसिटी। अगर बाउंडेड अबव आया तो आप सिर्फ चेक करो कि क्या वो बाउंडेड अबव है। अगर सिर्फ बाउंडेड अबव आपने चेक कर लिया तो डायरेक्ट पता लग गया कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। अगर ऑप्शन होगा सिर्फ कन्वर्जेंट पूछा है तो लगा दोगे, लेकिन अगर पूछता है कि किस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है तो फिर आप क्या बोलोगे, अपने जो लीस्ट अपर बाउंड है LUB पे वहां कन्वर्ज कर रहा है। तो मोनोटोनिसिटी से भी प्रोसीड कर सकते हो, आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों तरीके फॉलो कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बाउंडेडनेस से भी करोगे तो भी पहुंच जाओगे, सेम ही है। ठीक, इट डिपेंड्स आपको कौन सा सूटेबल लगता है। ठीक है, तो मैंने ये चीज आप पे छोड़ रखी है, आपको जो बेटर लगे आप वो फॉलो कर सकते हो। ठीक, ठीक है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं मोनोटोनिसिटी से प्रोसीड करो मैम, तो हम उससे ही प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे, अभी अगर आप देखोगे लास्ट क्लासेस तो मोनोटोनिसिटी चेक करने का तरीका बताया है कि आपको an+1 माइनस an, अगर याद हो कि अगर ये चेक करना है तो ये ही तो दिखाना है हमको, है ना, तो हम वही चीज लेके चल रहे हैं। तो इस पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे, ये निकाल के देखते हैं और क्या आ रहा है। an+1, तो दिस इज n+1, देन n+1 का स्क्वायर +1 एंड माइनस का क्या आएगा, n/n² +1। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा हमको, सिंपली एक LCM लेना पड़ेगा। ठीक, तो लिखते हैं यहाँ पे n² +1, और देखो इसको जब स्क्वायर ओपन करोगे तो n² +1 + 2n आ जाएगा, तो +1 + 1 2 बन जाएगा, तो n² एंड प्लस हमारे पास यहाँ पे 2n और +2 आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, n+1, देन दिस इज। एक और तरीका मैं आपको मोनोटोनिसिटी चेक करने का भी बताती हूँ, डोंट वरी। ओके, n² +1, देन दिस इज -n एंड दिस इज n² + 2n + 2। ठीक, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे n+1 को n² +1 में मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज n³ एंड देन दिस इज +n² + n + 1। ठीक, यहाँ पे करोगे तो माइनस का n³ -2n² एंड माइनस का 2n एंड दिस इज n² + 1 देन n² + 2n + 2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो n³ तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक, और एक चीज देखो जरा, an+1 माइनस an अगर देखोगे तो n² -2n² -n² आ गया, n-2n जो है वो माइनस का n आ गया अपने पास और +1, दिस इज व्हाट, n² + 1 देन दिस इज n² + 2n + 2। अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है, न्यूमरेटर का क्या हाल है, अगर n की वैल्यू 1 होती है
यानी कि हम A2 और A1 में कंपैरिजन करें तो देखो n की वैल्यू जब 1 होगी तो ये वाला टर्म नेगेटिव आएगा, -1 + 1 गया -1 आया। और n की वैल्यू जब 2 लोगे तो ऑब्वियसली -n² और -n जो है वो हमेशा 1 से कैसा होगा, नेगेटिव टर्म्स में। अगर देखो, अगर ये माइनस कॉमन ले लो तो ये ऑलवेज इससे बड़ा होगा, अब नेगेटिव होगा तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आने वाला है, नेगेटिव ही आने वाला है ना हमारे पास। तो अब क्या मैं इससे कंक्लूड कर सकती हूँ कि ये वैल्यू तो ऑलवेज कैसी है, <0। तो an + 1 माइनस an क्या आया, <0। तो an + 1 <n आ गया ना, सॉरी an आ गया ना फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो जो सीक्वेंस निकली मेरे पास an, वो कैसी निकली, वो आई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आ गई तो आपने थ्योरम क्या पढ़ी है कि एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड बिलो, राइट, विच इज बाउंडेड बिलो that always converges to where it converges to its GLB, राइट। तो अब देखो अगर मेरे पास जो सीक्वेंस का टर्म दिया है an/n² + 1, तो ये जो टर्म है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, है ना, यानी हर एक टर्म जो है वो 0 से बड़ा है। तो 0 इसका अपर बाउंड की तरह काम कर सकता है। तो यहां से क्या पता चला कि सीक्वेंस an इज बाउंडेड बिलो बाय 0। तो इन दोनों को अब अगर मैं कंबाइन कर दूं, किन दोनों को, कि सीक्वेंस an जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है प्लस जो सीक्वेंस an है वो बाउंडेड बिलो है, तो मैं कंक्लूड कर सकती हूँ क्या कि सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। ओके, एंड अब बात आती है कि कन्वर्ज कहाँ करेगा। तो ऑब्वियसली अपने क्या बोलते हैं जो हमारे पास सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो है तो कहाँ कन्वर्ज करेगा, अपने GLB पे कन्वर्ज करेगा। तो अब वो कैसे निकलेंगे, वो तो हमें पता ही है कि हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an लगा दें, विच इज वॉट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n² + 1। तो आप देखोगे तो ये कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट एंड इट कन्वर्जेस टू 0। ठीक, अब कुछ बच्चों को ये बात समझ नहीं आई होगी कि ऐसा कैसे हो गया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हमने कैसे लगा दिया। ठीक, तो वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि ये जो मैंने मोनोटोनिसिटी यहां से चेक करी है ना, बाउंडेडनेस में मैंने इस वाले मेथड से चेक करी है। तो कभी कभी सीक्वेंस के एलिमेंट्स का ट्रेंड पता करके भी आप कर सकते हो, आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं, उससे भी पता कर सकते हो। कैसे, सीक्वेंस के कुछ एलिमेंट्स लिख लो स्टार्टिंग के एंड यू विल गेट एन आइडिया। कैसे, पहले इंडेक्स पे एलिमेंट क्या होगा, 1/1 + 1 विच इज 1/2। सेकेंड इंडेक्स पे एलिमेंट क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2/2² + 1 विच इज वॉट, 2 दिस इज 4 + 1 5, 2/5 आ गया। देन 3/3² + 1, तो 3/9 + 1 3/10 आ जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ देखो 4² 16 + 1 17 आ जाएगा। 5/25 + 1 26 आ जाएगा। आ रहा है ऐसा, बस। अब देखो आपको जो सीक्वेंस है उसके एलिमेंट्स का ट्रेंड पता करना है, देन यू आर रेडी टू आंसर कि ओके व्हाट्स हैपनिंग इन द सीक्वेंस। ठीक, तो देखो जरा ध्यान से क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 कितना होता है हमारे पास, 0.5। ठीक है, अब 2/5 कितना होता है, 0.4। तो हमको जो 2/5 है वो ये यहाँ कहीं मिलेगा। ओके, 2/5 विच इज 0.4। ठीक है, इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट। अब 3/10 जो है वो क्या आएगा अपने पास, देखो 3/10 मतलब दिस इज 0.3। तो जो वैल्यू है वो अब आपको यहां मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी 0.3 समवेयर हियर, 3/10 विच इज 0.3। तो आप देखो सीक्वेंस के एलिमेंट्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं, है ना, यानी कि जो आपका पहला टर्म था वो दूसरे से बड़ा है, दूसरा जो है वो तीसरे से बड़ा है। ऐसे ही आप 4/17 देखोगे तो आपको वो यहां कहीं दिखेगा। ठीक है, दैट टर्म यू आर गोइंग टू गेट समवेयर हियर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, यहां पे आपको मिलेगा 4/17। तो सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, पता लग गया सीक्वेंस के इनिशियल कुछ टर्म्स को देख के। ठीक है, तो सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आ गई और बाउंडेड बिलो भी तो है, देखो
बाउंडेड बिलो है यहाँ पे हमारे पास, कह सकते हैं द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, यस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। क्लियर है ये बात? तो बस पता क्या लग गया कि जो सीक्वेंस एन है हमारे पास वो कैसा है, वो कन्वर्जेंट है। भाई अगर सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो एंड बाउंडेड अबव हो तो कहाँ जाता है? बाउंडेड अबव हो तो अपने लीस्ट अपर बाउंड पे जाता है, और अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो एंड बाउंडेड बिलो हो तो कहाँ जाता है? अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे जाता है। बस इतनी सी स्टोरी है हमारे पास, ठीक है। तो सीक्वेंस को हम यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे बाउंडेड बिलो हो जाएगा, बाउंडेड बिलो बाय 1.2 हो जाए, सॉरी 1/2 हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने उसका जो लोअर बाउंड है यानी कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो निकालने के लिए ऐसा कर दिया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, तो और अगर एक और भी तरीका देखो तो क्या कह सकते हो कि जो सीक्वेंस के एलिमेंट हैं वो जीरो की तरफ अप्रोच करते जा रहे हैं, है ना, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जीरो के पास एलिमेंट्स एकदम ऐसे क्लोज क्लोज होंगे, राइट। तो वो सारे के सारे हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि जीरो इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, ठीक, ओके। और वो हमको कब मिल रहा है? जब n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, क्योंकि ये तो an की वैल्यू लिखी है ना मैंने, 1/2, 2/5, 3/10, ये तो an है, और an सीक्वेंस जो है वो फंक्शन है, उसका डोमेन क्या है? वो तो नेचुरल नंबर है, और वो ये an जो है वो जीरो पे कब पहुंच रहा है? जब n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो दैट इज वाई आई टोल्ड यू कि आप सीक्वेंस के ट्रेंड देख के भी पता कर सकते हो, ठीक। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, ठीक। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। और अब हमें क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस कर रहे हो, और मैं बहुत आराम से क्वेश्चंस को पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्वेश्चंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो वो आपको जरूर आने चाहिए। अब एक सीक्वेंस bn लेते हैं हम लोग, जिसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक बार। दिस इज 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर एंड अप टू व्हाट 1/3 रेज टू द पावर n, ठीक। ये सीक्वेंस का nth टर्म है। अब अगर भूल ना गए हो तो याद रखना, ये सीक्वेंस का पहला एलिमेंट क्या होगा? हाँ जी बताओ। दूसरा एलिमेंट क्या होगा? याद है सबको हमने किस तरीके से इसको सीखा था, है ना। n की वैल्यू को जब 1 दोगे तो 1 + 1/3 आएगा, 2 दोगे तो 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर आएगा, है ना। तो जो सीक्वेंस का, तो आप देखो आपको एक आइडिया मिला कि नहीं मिला, कि जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स है हमारे पास वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं? वो इंक्रीज हो रहे हैं ना, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? पहला टर्म कुछ था, उसमें आपने कुछ ऐड किया, ठीक, तो आपको कुछ और मिला। तो B1 की बात अगर मैं करूं, यहाँ देखो वही मैंने कहा ना, एलिमेंट्स को देख के भी आप पता कर सकते हो। B1 अगर आपने देखा तो आपको 1 + 1/3 मिला, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, क्योंकि हम इंडेक्स जो है किससे शुरू कर रहे हैं? 1 से शुरू कर रहे हैं। अगर 3 की पावर 0 लिखते तो n 0 से चालू होना चाहिए था, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। B2 क्या है? 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर। देखो जरा, B1 वाले टर्म में आपने कुछ ऐड कर दिया है, राइट, यू एडेड समथिंग, तो B2 बड़ा हो जाएगा ना B1 से, राइट। B3 आया तो क्या आएगा? 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर + 1/3 क्यूब। तो आपने क्या किया? B2 में आपने 1/3 क्यूब को ऐड किया ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1/3 स्क्वायर, तो आपको B3 मिला। तो ऑब्वियस सी बात है, B2 में कुछ ऐड किया है तो B3 बड़ा होगा, और ये ऐसे ही चला जा रहा है। तो यहां से आप अपने आप क्या कह सकते हो कि जो Bn + 1 है वो ग्रेटर देन Bn है फॉर ऑल n, इसलिए जो सीक्वेंस Bn होगा मेरे पास वो कैसा होगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, ठीक है। नहीं तो हमने एक और तरीका सीखा है, तो ये मत समझना कि एक एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं आपको हर एक क्वेश्चन में कितनी पॉसिबिलिटी है आप उस क्वेश्चन को देख सको, मोनोटोनिक है, बाउंडेड है, वो सब मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक। दूसरा तरीका हमने क्या देखा था भाई? Bn हमें दे रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ, तो हम क्या कर लेंगे? हम Bn + 1 निकाल लेंगे, विच इज व्हाट 1 + 1/3
प्लस 1/3 स्क्वायर अप टू व्हाट 1/3 टू द पावर n प्लस 1 और यहाँ पे 1/3n और आएगा। ठीक, तो bn प्लस 1 माइनस का bn निकालोगे तो 1/3 रेज टू द पावर n प्लस 1 आएगा विच इज ग्रेटर देन 0। तो bn प्लस 1 इज ग्रेटर देन bn फॉर ऑल n। तो यहाँ से भी क्या पता लगा कि bn जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू there are n number of approaches to check whether the sequence is bounded, whether the sequence is monotonic. Okay, you have n number of approaches. All right, तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं बाउंडेडनेस पे, है ना। इस सीक्वेंस का बाउंडेडनेस भी हमने देखा हुआ है, चलो यहीं पे इसी स्लाइड पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो bn टर्म है हमको वो क्या दे रखी है 1 प्लस, यहीं पे लिखी हुई है, देखो। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे अगर तो डोंट यू थिंक सो कि ये आपको जीपी सीरीज का सम नजर आएगा। देखो जीपी सीरीज का सम नजर आएगा और कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ध्यान से देखना। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 1/3, तो यहाँ पे भी डिफरेंस 1/3/1 1 आ रहा है, 1/3 स्क्वायर बाई 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो 1 से कंसीडर कर सकते हो। तो जीपी सीरीज का सम लिखा है और n+1 नंबर ऑफ टर्म्स के लिए लिखा है, राइट। विद ज्योमेट्रिक डिफरेंस कितना है, यहां से अगर आप देखोगे ना तो आपका कुछ टॉपिक सम ऑफ सीरीज का भी कवर हो रहा है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो बीच में हम सीख रहे हैं ये आपको सम ऑफ सीरीज में हेल्प करेंगी। तो एक कलेक्शन बनाते चलो। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिफरेंस कितना है 1/3। ठीक, तो उस केस में आपको पता है हम सम कैसे लिखते हैं। तो जो bn है वो हमारे पास जो ऐसा लिखा है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर अप टू व्हाट 1/3 टू द पावर n। तो हम सम कैसे लिखते हैं a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर, जहां पे r होता है ज्योमेट्रिक डिफरेंस, a होता है पहला टर्म और n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। व्हेन आर ज्योमेट्रिक डिफरेंस इज लेस देन 1 तब हम ऐसा सम लिखते हैं, वरना r-1 लिखते हैं। तो 1/3 ज्योमेट्रिक डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन 1। पहला टर्म 1 है, 1/3 हमारा ज्योमेट्रिक डिफरेंस है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास, देखो वो n+1 है। तो 1/3 की पावर n+1 आ जाएगा एंड हियर अगेन 1 माइनस 1/3। तो ये तो आपको कितना मिलेगा, देखो 2/3। तो ओवरऑल इसको 3/2 लिख दोगे, है ना। और अगर देखोगे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 3/2 देन 3/2 3 की पावर n+1। तो देखो एक 3 कैंसिल भी हो जाएगा। तो bn क्या मिला 3/2 माइनस 1/2 इंटू 3 की पावर n। तो 3/2 में कुछ कमी तो कर दे रहे हो, राइट। 3/2 में कुछ वैल्यू कम कर दे रहे हो और वो वैल्यू अगर देखोगे तो हमेशा 3/2 से कैसी होगी, छोटी होगी। तो ये लेस देन 3/2 हो गया कि नहीं हो गया। तो आप कह सकते हो कि bn जो है वो लेस देन 3/2 है फॉर ऑल n। तो इसलिए जो मेरा bn सीक्वेंस है वो कैसा हो गया हमारे पास, वो बाउंडेड अबव हो गया। अब देखो मैं जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल किया था तो वहां पे मैंने ये भी बताया था कि इसको बाउंडेड बिलो भी दिखा सकते हो, राइट। दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हो, बिल्कुल दिखा सकते हो इसको बाउंडेड बिलो। लेकिन मैं बाउंडेड बिलो पे फोकस क्यों नहीं कर रही हूँ। bn जो है वो 1 प्लस 1/3 1/3 स्क्वायर एंड 1/3 टू द पावर n। तो मैं कह सकती हूँ bn ग्रेटर देन 1 है, राइट। हर एक टर्म 1 से बड़ा है, कह सकती हूँ मैं। यानी 1 से bn जो है वो मैं इसको 3/2 से बाउंड कर सकती हूँ, अभी हमने पीछे देखा। लेकिन मैं बाउंडेड बिलो पे फोकस नहीं कर रही हूं। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन बाउंडेड बिलो। उसका रीजन क्या है, क्योंकि थ्योरम ने तो ये बोला था कि अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ जाए तो सिर्फ बाउंडेड अबव देख लो तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसलिए मैं बाउंडेड अबव पे फोकस कर रही हूं, ना कि बिलो पे। ठीक, दोनों चीजें हो गई। सीक्वेंस जो है वो कैसी हो गई, बाउंडेड अबव भी हो गई एंड इंक्रीजिंग भी हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से कि जो मेरे पास सीक्वेंस है वो कैसी है, हमारे पास सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो bn सीक्वेंस कैसी निकली, कन्वर्जेंट निकली। और कन्वर्जेंट के साथ साथ वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, इट कन्वर्जेस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। और वो अब हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे हम bn निकाल लें, विच इज वॉट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 प्लस 1/3 1/3 स्क्वायर अप टू 1/3 टू द पावर n।
तो डोंट यू थिंक सो? देखो एक तो तरीका इसका क्या है कि आपने इसका सम निकाल रखा था, क्या आया था, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे देखो 3/2 माइनस 1/2 इंटू 3 n, तो ये 0 पे चला जाएगा तो 3/2 आ जाएगी लिमिट, है ना। दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर अप टू सो ऑन, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटिव हो जाएंगे। तो अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज लिखी हुई है और कितने टर्म्स है, विद इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो इस टाइम पे आप क्या लगाओगे, सम का फॉर्मूला a/1 - r, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द ज्योमेट्रिक डिफरेंस। तो देखो यहाँ 2/3 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जब मैं सम ऑफ सीरीज पढ़ाऊंगी तब आप ये भी पढ़ोगे, तो यहां से भी पता लग गया हमको, ओके दिस इज ऑल व्हाट्स हैपनिंग, ऑल राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो होमवर्क के उस पे दे रही हूँ, एक ही क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। आप लोग ट्राई करना एंड देन मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करूंगी और आप लोग अपना सोल्यूशन जो है वो भी पोस्ट करना डिस्कशन वाले ग्रुप में, ठीक है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, Cn एक सीक्वेंस दिया है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। Cn एक सीक्वेंस है जहां पे जो nth टर्म है वो ऐसा दिया हुआ है 2n - 7, या सिंपल सा ऐसा लिख देती हूँ, Cn इज इक्वल्स टू 2n - 7 एंड दिस इज योर 3n + 2, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको चेक करना है पहला मोनोटोनिसिटी, ठीक है। दूसरा आपको क्या चेक करना है, बाउंडेडनेस। तीसरा आपको क्या चेक करना है, इसका कन्वर्जन, ठीक, कन्वर्जेंस नेचर चेक करना है, वेदर द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और नॉट, ठीक। कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे भी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो सीक्वेंस है हमारे पास वो डाइवर्जेंट है या नहीं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये ट्राई करना, एंड उसके बाद हम कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स करेंगे। और एक काम करती हूँ, एक और क्वेश्चन दे देती हूँ आपको, ठीक है। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपके पास an एक सीक्वेंस दिया हुआ है जहाँ पे जो nth टर्म है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस सीक्वेंस को, ठीक है। 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल एंड अप टू व्हाट 1/n फैक्टोरियल। एंड इन दोनों क्वेश्चंस में आपको सेम चीज करनी है, मोनोटोनिसिटी, बाउंडेडनेस एंड कन्वर्जेंस चेक करना है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मेक श्योर कि आप ये क्लास में आने से पहले दोनों के दोनों क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है वो ग्रुप पे सेंड कर दो, ठीक है। अदरवाइज मैं तो यहाँ पे डिस्कस करूंगी, तो लाइक getting a selection in IIT JAM depends on your hard work also, not only on my hard work। तो जो मैं होमवर्क बोलूंगी वो आप कर रहे हो, टाइम पे सारी चीजें कर रहे हो, जितना जितना पढ़ा रही हूँ बुक से कवर कर रहे हो, सो योर हार्ड वर्क ऑल्सो काउंट्स, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग सेलेक्शन, इन गेटिंग गुड रैंक in IIT JAM। Like if you are just coming and attending the class, that's good, you would be able to do the question, but if you are not practicing it, then that is going to create problem in exam, okay। क्योंकि होता क्या है कि आप देख रहे हो, आपको लग रहा है आपको आ रहा है, but when you like start practicing the questions on your own, then you understand okay practice is also important, सिर्फ देखने से question नहीं होगा, ठीक है। तो these are the 2 questions for your homework, hope to see all of you in the next class with the solutions, all right। So till then, bye bye, take care, keep studying, keep asking the questions, okay, because if you have no question then it means either you are understanding everything or you are not understanding anything, ठीक है। So keep studying, keep asking the questions, take care, bye bye।